सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, हो आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा, हो आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, हो आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। ओ हंसिनी। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे हो और मेरी कहानी को बहुत एंजॉय करते हो, है ना। मेरा नाम है कल्पना और मैं इस चैनल पे लाती हूँ एवरी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को एक नई कहानी जिसमें होता है बहुत सारा मोरल वैल्यू और आप उसे बहुत एंजॉय भी करते हो, है ना। हाँ, तो मैंने पिछले एपिसोड में एक कहानी सुनाई थी जिसमें इवान नाम का लड़का एक मेंढकी से शादी कर लेता है और जब बाद में उसे पता चलता है वो कोई मेंढक नहीं है, वो एक राजकुमारी है और इवान को पता चलता है वो एक जादूगर के चंगुल में फंसी हुई है और अब इवान एक नागरिक होने का, एक पति होने का धर्म निभाने के लिए चल पड़ता है उस मेंढकी को जादूगर के चंगुल से बचाने के लिए। अब हम आगे की कहानी सुनते हैं। उससे पहले अगर आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, चलिए कहानी को सुनते हैं। अब इवान अपने पिता से आशीर्वाद लेके अपने राज्य की पूर्व दिशा की ओर चल पड़ता है। जब राज्य का बॉर्डर आता है तो इवान लोहे की जूती पहन लेता है, लोहे की छड़ी हाथ में पकड़ लेता है और छतरी लगा लेता है। हाथ में अंगूठी पहनता है और कहता है, ऐ अंगूठी मुझे रास्ता दिखा। और अंगूठी तेज तेज चमकने लगती है और इवान को रास्ता दिखाने लगती है। इवान अंगूठी के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ता है। काफ़ी दिन, हफ्ते और महीने बीत गए लेकिन अंगूठी ने रुकने का नाम नहीं लिया और राजकुमारी इलियाना ने कहा था कि जब तक तुम एक पड़ाव पार नहीं कर लेते हो तब तक तुम्हें रुकना नहीं है, थकना नहीं है। और इवान अपने रास्ते पे ऐसे ही चला जा रहा था। जाते जाते उसने देखा एक जंगल में एक हिरन घास खा रही थी और शिकारी हिरन का निशाना साधे बैठा था। इवान को समझ में आ गया ये शिकारी हिरन को मार देगा। इवान ने अपने हाथ की छड़ी उठाई और एक पेड़ पे जोर से दे मारा। डंडे की आवाज़ सुन के हिरन वहाँ से भाग गया और शिकारी भी शिकार नहीं कर पाया। थोड़ी देर के बाद हिरन वापस आया और इवान को धन्यवाद दिया। बोला, ऐ राजकुमार, मैं नहीं जानती तुम कौन हो लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई है। वक्त आने पे तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे मदद को उपस्थित हो जाऊंगी। ऐसा कह के वो हिरन वहाँ से चली गई और इवान अपने रास्ते चलता रहा, बिना थके बिना रुके आगे की ओर बढ़ता रहा। बहुत दिन बीत गए लेकिन इवान को कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तभी उसने देखा एक ईगल अपने मुंह में एक कबूतर के बच्चे को पकड़ के उड़ रहा है और दूसरा कबूतर उसके पीछे भाग रहा है। इवान समझ गया वो कबूतर का बच्चा है जिसे ईगल मार देगा। इवान ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और ईगल के पाँव पे जोर से दे मारा। ईगल उस कबूतर के बच्चे को लेते हुए नीचे गिर पड़ा और उसके मुंह से कबूतर का बच्चा छूट गया और कबूतरी आई और अपने बच्चे को पाकर इवान को बहुत धन्यवाद दिया और बोली कि ज़रूरत पड़ने पर मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है। ऐसा कह के वो कबूतरी वहाँ से चली गई। इवान चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। महीनों बीत गए
लेकिन इवान को कोई भी रास्ता अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रहा है। जंगल ही जंगल, पहाड़ ही पहाड़, नदी ही नदी, कहीं कोई एंड नहीं था। अंगूठी आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। अब इवान देखता है एक बहुत बड़ा समुद्र है और वहाँ पे जाके इवान को समझ में नहीं आया कि आगे कैसे जाऊँ। तभी उसने देखा एक बड़ी सी मछली समुद्र के किनारे तड़प रही है। धूप बहुत तेज है और वो मछली तड़प रही है। इवान ने सोचा कि इस मछली को मदद की ज़रूरत है। हालांकि वो मछली बहुत बड़ी थी, इवान से बहुत बड़ी, उसे उठाना संभव नहीं था, लेकिन फिर भी इवान ने उस मछली की मदद की और जैसे तैसे करके उसको पानी में पहुंचा दिया। पानी में पहुंचने के बाद मछली बहुत खुश हो गई। मछली ने कहा, ऐ मुसाफिर, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर तुम थोड़ी देर मेरी मदद नहीं करते तो इस धूप की वजह से मेरे प्राण चले जाते। तुमने मुझे पानी में डाल के मेरी जान बचाई है और एक वक्त आएगा जब तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारी मदद को उपस्थित हो जाऊंगी। ऐसा कह के मछली पानी में चली गई और इवान ने देखा उसके पाँव की जूती फट गई और उसकी छड़ी भी टूट गई और उसकी छतरी भी फट गई। इवान समझ गया कि मैंने पहला पड़ाव पार कर लिया है। अब इवान ने अपनी अंगूठी उतार दी और उसी समुद्र के किनारे थोड़ी देर बैठ गया और विश्राम करने लगा। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद इवान फिर से उठा और उसने अपने हाथ में अंगूठी पहन ली, चांदी की जूती पहन ली, हाथ में चांदी की छड़ी ले ली और सर पे छतरी लगा ली और चलने लगा। फिर दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते, बहुत दिन हो गया और इवान जंगल में जा रहा था, जा रहा था, कोई रास्ता नहीं, कुछ एंड नहीं। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ जा रहा हूँ। धूप, ठंड, रात, दिन बस चले जा रहा था। प्यास, भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी, पर अंगूठी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी इवान ने देखा जंगल के बीचों बीच एक पेड़ है जो मुर्गे के पाँव पे खड़ा है और गोल 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 घूम रहा है। वो अंगूठी जाके इवान के हाथ से निकल के उस मुर्गे के पंजे पे अटक गई। तो इवान ने देखा उस पेड़ के ऊपर एक झोपड़ी है जो पेड़ के घूमने के कारण लगातार घूम रहा है। इवान समझ गया कि यही मेरी मंजिल है, यही मुझे राजकुमारी का पता चलेगा। तभी इवान ने जो दूसरी जूती पहनी थी वो फट गई, छड़ी टूट गया और छतरी भी फट गई। तो इवान ने कहा, ए घूमती झोपड़ी, अपना पीठ पेड़ की तरफ और फेस मेरी तरफ करके खड़े हो जाओ, मुझे तुम्हारे अंदर आना है और थोड़ी देर विश्राम करना है। तो झोपड़ी ने ऐसा ही किया, अपनी पीठ को पेड़ की तरफ और अपने फेस को इवान की तरफ कर लिया और इवान उस झोपड़ी के अंदर चला गया और देखा कि एक चुड़ैल जिसके दांत लंबे हैं, नेल्स बड़े हैं, उसके बड़े बड़े लंबे बाल हैं, वो डरावनी सी है। वो एक चूल्हे पे कुछ फ्राई कर रही है। तो इवान बोलता है, कोई है यहाँ पे? मुझे प्यास लगी है, मैं एक मुसाफिर हूँ, मुझे कोई पानी पिलाएगा, कोई भोजन को पूछेगा? तो अंदर से उस चुड़ैल की आवाज़ आती है, अरे वाह, मनुष्य का खून, मुझे बहुत दिन के बाद ये सुगंध मिला है। अरे वाह, मैं बहुत मज़े से आज रात में इस मनुष्य को मार के खाऊंगी। तो इवान बोलता है, अरे वो बूढ़ी अम्मा, तुम कैसी हो? अपने घर आए आगंतुक का ऐसे स्वागत करते हैं? पहले पानी तो पूछ लो, फिर तो मुझे खा लेना। तो बुढ़िया बोलती है, ठीक है, वहीं रुको, मैं पानी लेके आती हूँ। और वो बुढ़िया ग्लास में पानी लेके आती है। इवान पानी पी लेता है। तभी उस बुढ़िया ने इवान के हाथ में अंगूठी देख ली और पूछती है, ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? तो इवान ने सारी बात बता दी। तो वो बुढ़िया रोने लगती है, बोलती है, मैं ही हूँ राजकुमारी इलियाना की माँ, मुझे ही जादूगर ने अपने जादू से चुड़ैल बना दिया है। और बोलती है, बेटा तुम आज रात यहीं विश्राम करो, भोजन करके सो जाओ, सुबह तड़के सूर्य निकलने से पहले तुम उठ जाना। और एक ऊन का गोला उसको देती है इवान को और बोलती है, इस ऊन के गोले को झोपड़ी के पूर्व दिशा में फेंक देना और उसका एक छोर, धागे का एक छोर अपने हाथ में पकड़े रहना, उसे छोड़ना मत।
और जहाँ जहाँ ये ऊन का गोला तुम्हें ले जाएगा तुम चलते जाना। जाते 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 ये ऊन का गोला एक बरगद के पेड़ के पास रुक जाएगा। उस बरगद के पेड़ के ऊपर एक संदूक है। वो संदूक पत्थर का बना हुआ है और बहुत मजबूत है। उस संदूक के अंदर एक कबूतर है और उस कबूतर के अंदर, उसके कबूतर के पेट में एक अंडा है और उस अंडे में एक सुई है और उस सुई के नोक में जादूगर की जान है। अगर तुम उस अंडे को तोड़ के सुई का नोक तोड़ दोगे तो जादूगर मर जाएगा और उसका साम्राज्य यहीं ख़त्म हो जाएगा और हम सब आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये सब तुम्हें ठीक सूर्यास्त के समय करना है। अगर सूर्यास्त हो जाएगा तो जादूगर की शक्ति बढ़ जाएगी और वो तुम्हें भी बंदी बना लेगा और फिर हम सब सदा के लिए उसके कैद में रहेंगे, हम कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। इवान ने कहा, अम्मा आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा, मैं आप सबको मुक्त कराऊँगा, आप बस मुझे आशीर्वाद दो। बुढ़िया बोलती है, ठीक है, तुम विश्राम कर लो, सुबह तड़के निकल जाना। राजकुमार ऐसे ही करता है, वो सो जाता है और सुबह जल्दी से उठ के अपने पाँव में सोने की जूती पहनता है, हाथ में छड़ी लेता है और छतरी टांग लेता है और झोपड़ी से बाहर निकल जाता है। पूर्व दिशा में ऊन के गोले को फेंक देता है और वो एक छोर को अपने हाथ में पकड़े रहता है और ऊन का गोला भागते जाता है और इवान उसके पीछे चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। मन में एक डर भी है कि क्या मैं ये सब कुछ समय पे कर पाऊँगा, अगर नहीं कर पाऊँगा तब तो सबके सब ऐसे ही कैद में रहेंगे, लेकिन मुझे तो करना है। इसी उत्साह के साथ, इसी जोश के साथ, इसी उम्मीद के साथ इवान आगे बढ़ता जाता है और अंततः एक बरगद का पेड़ मिलता है। शाम होने ही वाली होती है। अब इवान सोचता है, इतना ऊंचा बरगद का पेड़, मैं इसके ऊपर कैसे जाऊं, उस संदूक को कैसे उतारूं। इवान के पसीने छूट रहे हैं, शाम होने वाली है, इससे पहले सब कुछ करना है, सूर्यास्त के समय करना है, बहुत बड़ी चुनौती है, क्या करूं। तभी वो देखता है कि वो एक हिरन उधर से आ रही है। इवान को परेशान देख हिरन पूछती है, ऐ मुसाफिर, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही हिरन हूँ जिसकी तुमने जान बचाई थी। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? शायद तुम बहुत परेशान हो। तो इवान ने सब बात कह दी। तो हिरन ने कहा, तुम चिंता मत करो। हिरन ने एक आवाज़ लगाई और थोड़ी ही देर में हिरन ने एक आवाज़ लगाई और थोड़ी ही देर में बहुत सारे हिरन वहाँ जमा हो गए और सबने मिलके उस बरगद को पेड़ को अपने पीठ से रगड़ना शुरू किया और बरगद का पेड़ हिलने लगा। हिलते हिलते वो संदूक नीचे गिर गया और उतनी ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से संदूक टूट गया और संदूक टूटते ही उसमें से एक कबूतर उड़ गया। अब इवान ने सोचा, इस कबूतर को पकड़ना मेरे बस की बात तो है नहीं, अब मैं क्या करूं। थोड़ी देर इवान उस कबूतर के पीछे भागता रहा, लेकिन कबूतर आसमान में कहीं उड़ गए। इवान फिर से परेशान था। तभी एक दूसरा कबूतर इवान के पास आया और बोला, ए राजकुमार, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही कबूतर हूँ जिसके बच्चे की जान तुमने बचाई थी। क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? तो इवान ने कहा कि वो कबूतर उड़ के गया है, उसके पेट में जो अंडा है वो मुझे चाहिए। तो कबूतर ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें वो कबूतर ला के देती हूँ। ऐसा कह के वो कबूतरी उड़ने लगी और उस कबूतर का पीछा करने लगी जिसे इवान ढूंढ रहा था। और थोड़ी ही देर के बाद वो कबूतरी बहुत सारे कबूतरों का झुंड बना के उस कबूतर को नीचे ले आती है और अपने चोंच से उसको घायल कर देती है और वो कबूतर नीचे गिर पड़ता है। और तभी वो कबूतरी उस कबूतर के पेट को फाड़ देती है और उसका अंडा जो है वो गिर के लुढ़क जाता है और वो समुद्र में चला जाता है। अब इवान बहुत दुखी, होपलेस हो जाता है। इतने बड़े समुद्र में वो अंडा मैं कहाँ से ढूंढूं?
शाम हो चुकी है, सूर्यास्त एकदम होने को है। अब इवान के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इवान ने सोचा अब मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये इतने बड़े विशाल समुद्र में अंडा लुढ़क के चला गया है, कैसे ढूंढेगा वो। तभी इवान देखता है वो मछली जिसकी उसने जान बचाई थी अपने मुंह में वो अंडा लेके आती है और बोलती है, इवान तुम इसे ही ढूंढ रहे थे ना, लो मैं ले आई। इवान बहुत खुश हो जाता है, मछली को बहुत धन्यवाद देता है। इवान ने मछली के मुंह से वो अंडा लिया और उसे तोड़ दिया। तोड़ते ही के साथ उसने देखा उसके अंदर एक सुई है और इवान ने फटाफट सुई के नोक को तोड़ दिया। सुई के नोक के टूटते ही जादूगर के चीखने की आवाज़ आई। ऐसा लगा कि कुछ बहुत बड़ा चीज़ नीचे गिरा है। देखते ही देखते इवान ने देखा एक विशालकाय राक्षस जैसा आदमी जहाँ पे समुद्र था वहाँ गिर गया और वो पूरा समुद्र विशाल साम्राज्य में परिवर्तित हो गया और इवान की तीसरी जूती फट गई, तीसरा छड़ी टूट गया और तीसरा छतरी भी फट गया। इवान समझ गया कि मैंने तीसरा पड़ाव पार कर लिया है। और देखते ही देखते वहाँ पे महाराज इलियाना के पिता, महारानी इलियाना की माता और राजकुमारी इलियाना उपस्थित हो जाते हैं। और राजकुमारी इलियाना ने अपने पिता को इवान के साथ जुड़ी हुई उसकी सारी कहानी बता देती है। महाराज बहुत खुश होते हैं और इवान को गले से लगा लेते हैं और बोलते हैं कि बेटा, आज अगर तुम नहीं होते तो हम सब इस जादूगर के कैद से कभी मुक्त नहीं होते। ऐसा कह के वो दोनों को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। तो देखा आपने, इलियाना की सूझबूझ और राजकुमारी इवान की बहादुरी ने उन दोनों को कैसे एक कर दिया, इतनी बड़ी मुसीबत से कैसे सबको निकाला। हमें भी ऐसी ही सूझबूझ और बहादुरी से जीवन में आगे बढ़ना है और हर चुनौती का सामना करना है ना। तो चलो फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ मंडे को। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।